हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड के तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए हम अगला आपका क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं, जो उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। इसमें आपके जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए महत्वपूर्ण आपके इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास, भूगोल से संबंधित क्वेश्चनों को हमने सम्मिलित किया है। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल संजय देव क्लासेस से प्राप्त कर लें। बाकी मैं एक्सप्लेन यहाँ पर कर दे रहा हूँ, और आप लोगों को ये वीडियो कैसे लग रहे हैं वो हमें जरूर कमेंट करिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए। उत्तराखंड या अदर स्टेट की जो आप तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल की तैयारी कर रहे हैं, तो जीएस में आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट हम उपलब्ध कराने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ एसएस स्टडी के साथ जुड़े रहिए, और हमारे जो आपका वीडियो है उसे लगातार देखते रहिए। उससे कमेंट करेंगे तो हमें बहुत सारी चीजों का आइडिया भी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, किस कार्तिकेयपुर शासक ने कुमाऊं गढ़वाल का एकीकरण किया? कार्तिकेयपुर शासक, जिन्हें आपके कहीं पर कार्तिकेयपुर कहा जाता है, कहीं पर कत्यूर शासक कहा जाता है, तो अलग अलग विवाद हैं, अलग अलग विद्वानों ने इन्हें अलग अलग माना है, बट है ये आपका एक ही। पहले कार्तिकेयपुर कहलाते थे जब तक ये जोशीमठ में रहे। बाद में जब आपके जोशीमठ को छोड़ करके कत्यूर घाटी में आ गए बैजनाथ में, तो उसके बाद फिर ये कत्यूर कहलाए, ऐसा भी माना जाता है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उत्तराखंड कुमाऊं और गढ़वाल में बटा है, यानी कि केदारखंड और मानसखंड जो है, इनको एक राजनीतिक इकाई के रूप में एकीकृत करने वाला पहला कत्यूर या कार्तिकेयपुर शासक कौन था? तो वो था आपका ईस्ट गणदेव। इसी ने पहली बार कुमाऊं गढ़वाल को एक राजनीतिक सत्ता के तले लाया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा 84 माल परगना किस शासक को दिया गया था? 84 माल परगना अगर हम उत्तराखंड में देखें तो उत्तराखंड में 84 माल परगना कहा जाता है इस क्षेत्र को। ये जो हमारा ये वाला क्षेत्र है जिसे हम बोलते हैं कुमाऊं की तराई भाबर बोलते हैं। तराई भाबर में तराई वाला जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं आपका 84 माल परगना। ये आपका चंद शासकों को सबसे ज्यादा भू राजस्व प्रदान करने वाला क्षेत्र था, क्योंकि उपजाऊ क्षेत्र है ये। तो इसे आपका जो अकबर है उसने, क्योंकि रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो उसके बदले में ही उसने रुद्रचंद को ये आपका क्षेत्र प्रदान किया था। और रुद्रपुत्र जो आपका रुद्रचंद है उसने यहाँ पर इस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए एक प्रशासनिक इकाई के रूप में रुद्रपुर नामक नगर की स्थापना भी की। तो 84 माल परगना आपका अकबर द्वारा रुद्रचंद को दिया गया था, चंद शासक। अगला क्वेश्चन है, चंद शासकों द्वारा ताम्रपत्र की वैधता के लिए उसमें उत्कीर्ण कराया जाता था। चंद शासकों द्वारा ताम्रपत्रों की, ताम्रपत्र जो होते थे वो आपका चंद शासक विभिन्न आपके जो कार्य होते थे या अपना वचन होते थे उनकी आपके प्रमाणिकता के लिए प्रदान करते थे। जैसे किसी चंद शासक ने किसी मंदिर को गूंठ दी, यानी कि भूमि दान में दी, या किसी जो आपका वीर है उसको भूमि दान में दी, तो आगे के समय में वो भूमि क्या हो जाती थी? कर मुक्त, और वंशानुगत रूप से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो जाते रहती थी। तो आगे का शासक उन पर कोई कर ना लगा दे तो उन्हें ताम्रपत्र दे देते थे। हाँ, जिस व्यक्ति को ताम्रपत्र में लिखित मिला हुआ है राजा की ओर से कि ये जो भूमि है ये हमको कर मुक्त भूमि मिली है, तो अगला मान लो उसका कोई परपोता है, राजा का उसने कर लगा दिया, उसके परपोते पर जिसको भूमि मिली थी, तो वो ताम्रपत्र दिखाकर कह सकता है कि आपके परदादा हमें ये भूमि आपके गूंठ के रूप में या अन्य आपके जो धार्मिक कार्य या वीरता के कार्य हैं उनके लिए दान में देके गए हैं, और ये कर मुक्त है। तो वो प्रमाणिकता वर्षों तक बनी रहती थी, उसकी वैधता होती थी वो। तो चंद शासक कोई उनके ताम्रपत्रों की कॉपी ना कर ले तो एक मोहर के रूप में कि हाँ ये हमने ही करवाया है, उसकी प्रमाणिकता को बनाए रखने के लिए उसमें एक कटार की मूठ उत्कीर्ण करा देते थे, जो ये माना जाता था कि ये प्रमाणिक है कि ये आपका चंद शासकों का ही क्या है? ताम्रपत्र है। अगला क्वेश्चन है, तराई इंप्रूवमेंट फंड किस कमिश्नर द्वारा स्थापित किया गया था? तराई, जिसकी अभी मैंने बात करी, यही आपका तराई है। इस तराई क्षेत्र को, जिसमें आपका उधम सिंह नगर, थोड़ा बहुत चंपावत जिले का, थोड़ा बहुत आपका कुमाऊं की तरफ जो आपका नैनीताल का जिला है वहां तक का जो क्षेत्र है, इसमें जो तराई है, तराई क्षेत्र में आपके कृषि गतिविधियों को तीव्र करने और यहां से अधिक आपका उपज बढ़ा करके उसमें टैक्स से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए आपका हेनरी रैमजे ने आपके 1883 में तराई इंप्रूवमेंट फंड का गठन किया, और इस क्षेत्र को पूरी तरीके से उस फंड से आपके, यानी कि उस पैसे से इस क्षेत्र को
डेवलप करके यहाँ पर कृषि गतिविधियां बढ़ाई, जैसे आपका भूमि सुधार करवाया, नहरें कटवाई इस क्षेत्र में। उसके अलावा जिन क्षेत्रों में आपका वृक्ष थे उनका जड़ उखड़ान करवा करके उस भूमि को कृषि योग्य बनाया। तो उसी के लिए था तराई इंप्रूवमेंट फंड, जो हेनरी रेमजे ने गठित किया था। अगला, ब्रिटिश कुमाऊं में भूमि स्वामी को क्या कहा जाता था? ब्रिटिश काल में जो आपका कुमाऊं कमिश्नरी थी उसमें भूमि का स्वामी, वास्तविक जो स्वामी होता था वो कहलाता था थातवान। थातवान का मतलब है कि इसकी दर्ज भूमि है, इसके पुरखों से इसके पास ही ये भूमि रही है और ये भूमि वंशानुगत रूप से चलती रहेगी, यानी कि भूमि का वास्तविक जो मालिक होता था उसको थातवान कहा जाता था। बाकी खैकर है, आपका सिरतान है, मेरूसी है, केनी है, ये सब आपके खिरसी में थातवान के खेतों में काम करने वाले अलग अलग श्रेणी के क्या थे? कृषक थे, जो कभी अधेले में लिए रहता था, कोई वहां मजदूर के रूप में काम करता था, या कोई आपका साझी के रूप में काम करता था। तो इस तरीके से ये जो आपका खेकर है, सिरतान है, मेरूसी है, ये आपका कृषक होते थे। थातवान वास्तविक स्वामी था भूमि का, जो आपका ब्रिटिश कुमाऊं में चल रहा था। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले उत्तराखंड के क्रांतिकारी थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने आंदोलन को विघटित करने के लिए उसके सभी शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं को ऑपरेशन जीरो हावर चला करके गिरफ्तार कर लिया, चाहे वो महात्मा गांधी हो या उत्तराखंड में ही देख लो बद्री दत्त पांडे हो, गोविंद वल्लभ पंत हो, हरगोविंद पंत हो, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि आंदोलन नेतृत्वहीन हो जाए। लेकिन इस दौरान भी कई लोग, जैसे आपका जेपी जयप्रकाश नारायण थे, वो हजारीबाग जेल से भाग गए और वो अंडरग्राउंड हो गए, किसी को पता नहीं कहाँ है, लेकिन वहीं से सूचनाएं भिजवा करके क्रांतिकारियों या आंदोलनकारियों को नेतृत्व प्रदान करते रहे। उसी प्रकार जैसे आपका उषा मेहता है, आपका राम मनोहर लोहिया है, इन लोगों ने देश भर में भूमिगत रेडियो चलाकर, यानी कि एक गुप्त रेडियो स्टेशन बना करके वहां से लोगों तक सूचनाएं भिजवाए रेडियो के माध्यम से, और लोगों को क्रांति के दौरान, यानी कि जो 1942 का आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके दौरान लोगों को आंदोलन में आपका नेतृत्व विहीन होने के बजाय उन्हें नेतृत्व प्रदान करने का प्रयास किया था। तो उत्तराखंड में भी इसमें एक व्यक्ति थे जिन्होंने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था, वो थे मदन मोहन उपाध्याय। ये आपका भूमिगत रेडियो का संचालित करने वाले व्यक्ति थे। उत्तराखंड में सर्वाधिक कृषि भूमि वाला जिला है, सर्वाधिक कृषि भूमि उधम सिंह नगर। क्षेत्रफल में तो बड़ा नहीं है उधम सिंह नगर, बट उधम सिंह नगर का 100% मतलब अधिकतर प्रतिशत भूमि क्या है? कृषि योग्य है, क्योंकि पूरा उधम सिंह नगर तराई में बना हुआ है और तराई की पूरी मिट्टी कृषि योग्य है, बहुत अच्छी मिट्टी है। इस वजह से उधम सिंह नगर आपका लगभग पूरा आपका किस में आ जाता है? कृषि योग्य भूमि में। तो ओवरऑल उत्तराखंड में सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि उधम सिंह नगर के पास ही है। अगला, पवार शासक के रूप में मानवेंद्र शाह का क्रम था। मानवेंद्र शाह पवार शासक के रूप में क्या नंबर था? 60वां। क्या नंबर था? 60वां। जो आपके पवार शासक थे मानवेंद्र शाह, अंतिम पवार शासक, तो इनका जो आपका राज्याभिषेक हुआ वो आपका क्या केवल 2 वर्ष तक ही रहा। 1946 में इनका राज्याभिषेक हुआ, 1949 में 1 अगस्त को इनका आपका जो टिहरी रियासत थी इनकी, जिसके ये राजा थे, उसका आपका विलय भारत संघ में कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत लंबे समय तक मानवेंद्र शाह ये टिहरी जो सीट है लोकसभा, वहां से संसद में इस क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करते रहे लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी। अगला, बौराणी मेला किस जिले में लगता है? बौराणी मेला पिथौरागढ़ का एक प्रसिद्ध मेला है जो पिथौरागढ़ जिले में आपके हर साल आयोजित किया जाता है। उत्तराखंड के किस भाग में पीट मिट्टी पाई जाती है? पीट मिट्टी। पीट मिट्टी कौन सी वाली मिट्टी होती है? दलदली, जिसमें पानी का भराव ज्यादा होता है। तो उत्तराखंड में जो आपका भाबर क्षेत्र है वहां तो कंकड़ पत्थर है, शिवालिक से उतरने वाली जो छोटी छोटी नदियां उनका पानी वहां रिस जाता है, लेकिन वो प्रकट होता है कहाँ? तराई में। तो तराई में बहुत सारे क्षेत्रों में आपका जो पानी से युक्त दलदलीय भूमि है उसका निर्माण हो जाता है। तो इसीलिए उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो पीट मिट्टी पाई जाती है वो तराई क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सरकार में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? उत्तराखंड की सरकार में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं 12। जो आपका जनप्रतिनिधि एक्ट है 2001 का, उसके तहत आपके लोकसभा और विधानसभा में
कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा आपका मंत्री नहीं हो सकते हैं। तो उसमें जो छोटे राज्य हैं जो 15% के आपके जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, उनके लिए 12 निश्चित कर दी गई है। तो उत्तराखंड में अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। वैसे आपका विधानसभा के 15, विधानसभा के सदस्यों के हिसाब से चले तो उत्तराखंड में 10.5 हो सकते हैं, लेकिन जो छोटे राज्य हैं उनके लिए 12 तक आपका व्यवस्था दी गई है। जैसे लोकसभा में भी आपका 550 सीटें हैं, मान लो 545 सीटें हैं, तो उसमें आप जो निर्वाचित होती है 543, उसका अगर 15% करोगे तो 15 पंजे 75 और 43 का 15, लगभग 80 सीटें आपका 80 मंत्री हो सकते हैं भारत सरकार में। वैसे ही यूपी में जैसे 400 सीटें हैं तो 15 चक्कू 60 मंत्री हो सकते हैं। तो फिक्स है, वो फिक्स कर दिया गया है क्योंकि ताकि मंत्री पद की बंदरबांट ना हो। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली कैशलेस नगर पालिका बनी। कैशलेस नगर पालिका मतलब जिस नगर पालिका ने अपने लेन देन सारे किसमें कर दिए, आपके डिजिटल लेन देन कर दिए, चाहे वो आपके कर्मचारियों की सैलरी हो, चाहे वो आपका अन्य बिल बाउचर भुगतान हो, जिस भी तरीके के आपके पालिका के लेन देन होते हैं वो सब किसमें, आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म से, ना कि नकदी में सारी काम बंद हो गए। तो वो है आपका पूर्णतः डिजिटल नगर पालिका। अब तो नगर आपका निगम बन गया है, ऋषिकेश हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मसूरी झूला कांड में शहीद होने वाली 2 महिलाएं थी। मसूरी झूला कांड में आपका जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान खटीमा कांड हुआ था, उसके अगले दिन मसूरी में जो आपका कांड हो गया था उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच, जिसमें पुलिस के उपाध्यक्ष भी मारे गए थे, उपाधीक्षक, तो उसमें आपका उत्तराखंड से जो शहीद हुई थी वो थी हंसा धनाई और बेलमती चौहान। तो ये 2 महिलाएं भी इस कांड में शहीद हो गई थी, मसूरी कांड में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस फसल को $1 बिलियन ग्रास कहा जाता है। $1 बिलियन ग्रास उत्तराखंड में झिंगोरा को कहा जाता है। झंगोरा किसको कहा जाता है, $1 बिलियन ग्रास। इसके महत्व के कारण, यहाँ के लोगों के लिए आपके इसके महत्व के कारण या इसकी जो आपका पौष्टिक आपके गुण है उसके कारण इसे $1 बिलियन ग्रास भी बोलते हैं। अगला, रम्माण उत्सव के पूर्व, ये पूर्ण नहीं है, पूर्व है, पूर्व रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है। रम्माण उत्सव के पहले वाली रात को जो पहले जागरण होता है उसे कहते हैं श्यूर्त। क्या बोलते हैं, श्यूर्त। रम्माण उत्सव का जागरण क्या कहलाता है, श्यूर्त कहलाता है। अगला, प्रसिद्ध सर्वेयर व भूगोलविद नैन सिंह रावत का जन्म किस गांव में हुआ था। नैन सिंह रावत का जन्म हुआ था मिलम में। किस गांव में हुआ था, मिलम। पिथौरागढ़ जिले का दूरस्थ गांव आपका मिलम है, जो बिल्कुल ग्लेशियर से लगा हुआ है। तो यहीं पर आपके प्रसिद्ध सर्वेयर और भूगोलविद नैन सिंह रावत का जन्म हुआ, जो आपके मौलिक पंडित के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने कई सारी खोजें की, ज्योग्राफिकल खोजें, और यहाँ से तिब्बत के लहासा तक आपके यात्रा की थी पिथौरागढ़ से, और बहुत सारी जानकारियां जुटा करके लाए थे। उत्तराखंड में पाया जाने वाला हिमालयन पाइका नामक प्राणी क्या है। हिमालयन पाइका आपका एक प्रकार का पूंछ रहित चूहा है। हिमालयन पाइका जो इस क्षेत्र में पाया जाता है वो एक पूंछ रहित चूहे की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मूर्ति रहित मंदिर है। मूर्ति रहित मंदिर, वैतरणी कुंड। वैतरणी कुंड, हालांकि वैतरणी कुंड जो आपका गोपेश्वर में है उसके आसपास आपके गोपीनाथ का मंदिर भी है। वैतरणी कुंड इससे दूर है, ठीक है, लेकिन इसे आपका वैतरणी कुंड आपका मूर्ति रहित मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ पर सीता बहुत सालों तक रही थी और बाद में सीता ने यहाँ पर आपका मछली का रूप धारण कर लिया था, तो यहाँ आपके मछलियों को पूजने की परंपरा है। अगला, भारत में हिंदी में डीलिट उपाधि सर्वप्रथम किसे प्राप्त हुई। हिंदी में डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल, उत्तराखंड के। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका इनका जो शोध ग्रंथ है, जो आपका पिछली परीक्षाओं में पूछा भी गया है। कुछ निर्गुण आपका पोएट्री है जो हिंदी पर, आपके उस पर इनका वो शोध लेख है, उसी के लिए इनको पीएचडी प्राप्त हुई थी। डीलिट की उपाधि, डॉक्टरेट की। अगला, गढ़वाली अखबार किस वर्ष से आरंभ हुआ था। गढ़वाली अखबार, गढ़वाली अखबार आपका आरंभ हुआ था 1905 में। गढ़वाली भाषा का पहला समाचार पत्र है गढ़वाली, तो इसका जो आपका संपादन शुरू हुआ था 1905 से। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को संयुक्त प्रांत यूपी में
आपका प्रीमियर के नाम से जाना जाता था। प्रीमियर के नाम से किसको जानते थे? हरगोविंद पंत को। उत्तर प्रदेश में प्रीमियर बोला जाता था किसको? हरगोविंद पंत, जिन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी कहा जाता है। उत्तराखंड में कत्था उत्पादन इकाइयां स्थापित की गई हैं। कत्था जो खैर की लकड़ी से प्राप्त होता है, वो उसकी अधिकतर जो इकाइयां लगाई गई हैं वो हल्द्वानी में लगाई गई हैं। इसी क्षेत्र में खैर की लकड़ी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने जिले ऐसे हैं जिनमें बृहद हिमालय है? बृहद हिमालय यानी कि जिसमें आपकी ग्लेशियर और ऊंची चोटियां, कितने हैं? 6। उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। 6 जिले ऐसे हैं जिसमें बृहद हिमालय पाया जाता है। बाकी 6 जिलों में बृहद हिमालय नहीं है, मध्य हिमालय में है बाकी। अगला क्वेश्चन है, केदारखंड के सप्त सामुद्रिक स्रोत में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? केदारखंड में जिस सप्त सामुद्रिक स्रोत का प्रयोग, शब्द का प्रयोग किया गया है, वो अलकनंदा और उसकी सहायक है। तो अलकनंदा, नयार, नंदाकिनी, ये तो सब तो होंगे। रामगंगा इनकी सहायक नहीं है, तो ये सप्त सामुद्रिक उसमें नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ताल उत्तरकाशी में स्थित नहीं है? लामा ताल उत्तरकाशी में है। बेनीताल, बेनीताल उत्तरकाशी में नहीं है, चमोली में है। रोहिसाना ताल भी है, देवसाली ताल भी है। तो ये तो सही है, ये वाला आपका गलत है, यही इसका सही आंसर होगा। ये 25 क्वेश्चन है, आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए उत्तराखंड की बेहतर तैयारी करने के लिए।